नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बहुरूपिया डाकू। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। बम्बई सेंट्रल जेल में स्थित जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में इंस्पेक्टर सुंदर सिंह आपको कुख्यात अपराधी हारून पटेल को पुणे जेल पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। आधे घंटे बाद आप अपराधी को लेकर रवाना हो जाइए। यस सर। मैं आपको हारून पटेल के विषय में ये भी बताना चाहूँगा कि वो एक खतरनाक अपराधी है। बम्बई और पुणे की अदालतों में उस पर 20 मुकदमे चल रहे हैं। उसके पीछे एक पूरा गिरोह है, अतः हो सकता है कि उसके साथी रास्ते में हमला करके उसे छुड़ाना चाहें। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। आप चिंता ना कीजिए सर, हारून पटेल को पुणे जेल पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है। गुड। आपके साथ 5 सिपाही भी जा रहे हैं। पहले आप जाकर अपनी टीम से मिल लीजिए। यस सर। सैल्यूट देकर इंस्पेक्टर सुंदर सिंह जेलर के ऑफिस से बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद हारून पटेल को जेल की गाड़ी में सवार कराया गया। चलो। हारून पटेल के साथ 5 सिपाही भी वैन के पिछले भाग में सवार हो गए। बाबू को सूचना मिल चुकी होगी कि मुझे पुणे ले जाया जा रहा है। उसने मुझे छुड़ाने के सारे प्रबंध कर लिए होंगे। बाबू हारून पटेल का साथी था। गिरोह में पटेल के बाद उसका दूसरा नंबर था। इंस्पेक्टर सुंदर सिंह वैन में सवार होने जा रहा था कि सब ठीक है ना इंस्पेक्टर? यस सर। अपराधी वैन में सवार हो चुका है और हम रवाना होने वाले हैं। कुछ ही क्षण बाद वैन जेल के फाटक से बाहर निकली। हारून पटेल लापरवाही से बैठा ऊँघ रहा था। बाबू जरूर आएगा। वैन बम्बई पुणे रोड पर पहुंच चुकी थी। साहब बेकार ही डर रहे थे। मुझे लगता है कि पटेल के साथियों को पता भी नहीं होगा कि उसे पुणे ले जाया जा रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर का विचार गलत था। बाबू अपने बॉस को छुड़ाने के लिए सड़क के किनारे चट्टानों में मौजूद था। वैन कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाली होगी। सब लोग तैयार रहें। कुछ ही देर में दूर से आती पुलिस वैन दिखाई दी। वैन आ गई है। मैं अपनी जीप में जा रहा हूँ। तुम लोग सावधानी से काम करना। आप बेफिक्र रहें। बाबू चट्टानों के पीछे छुपाई गई बंद जीप में जा बैठा। इधर पुलिस वैन जैसे ही चट्टानों के निकट पहुंची, धड़ाम, अगले ही पल चर्र, होशियार। सिपाहियों ने नीचे कूदकर वैन की ओट में पोजीशन ली और फायरिंग शुरू कर दी। धाएं। वैन के भीतर हारून पटेल अकेला रह गया था। बाबू आ गया, लेकिन मैं बाहर कैसे निकलूं? ये बेड़ियां। चट्टानों की ओट से फायरिंग का जवाब नहीं मिला था। सब सावधान रहे। वो लोग कोई चाल चल रहे हैं। 2 आदमी पटेल के पास चले जाएं। 2 सिपाही वैन के पिछले भाग की ओर बढ़े। तभी चट्टानों की ओर से फायरिंग हुई। धाएं धाएं। उफ। और अगले ही क्षण 4-5 धुएं के बम वैन के निकट आकर फटे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पल भर में ही वैन गाढ़े धुएं के भीतर छुप गई और उसके रक्षक धुएं से बचने के लिए भागे। तभी चट्टानों की ओर से फायरिंग का ब्रस्ट मारा गया। धाएं धाएं, रेट रेट रेट। इधर चट्टानों के पीछे से बाबू अपनी जीप लेकर निकला। उसकी आंखों पर विशेष प्रकार का चश्मा चढ़ा हुआ था, जिससे वो धुएं में भी देख सकता था। जीप धुएं में घुसकर वैन के निकट जा रुकी। वैन का दरवाजा खोलकर वो चिल्लाया, बॉस आ जाओ, मैं चल नहीं सकता, हाथ पैर में बेड़ियां हैं। तब बाबू ने उसे खींचकर कंधे पर डाल दिया और जीप में ले जाकर बैठा दिया। फिर जीप धुएं से निकली और सड़क पर मुड़कर बम्बई की ओर रवाना हो गई। कुछ देर बाद जब सड़क पर से धुआं हटा तो वहां इंस्पेक्टर और सिपाहियों की लाशें बिखरी हुई थी। काफ़ी दूर आने के बाद बाबू ने जीप सड़क के किनारे जंगल में काफ़ी अंदर ले जाकर रोक दी। उतरो बॉस, पहले हथकड़ी और बेड़ियां काट दी जाएं। बाबू ने जेब से बैटरी से चलने वाला कटर निकाला और बेड़ियां काटने लगा। घर। कुछ ही देर में हारून पटेल हथकड़ी और बेड़ियों से मुक्ति पा चुका था। थैंक्स बाबू, मुझे तुम पर गर्व है। ये बातें बाद में करेंगे बॉस, फिलहाल यहाँ से चलें।
जीप चोरी की थी, उसे वहीं छोड़कर दोनों पैदल ही जंगल में चल पड़े। कुछ ही देर में वो मेटाडोर के निकट पहुंच गए। आप पीछे बैठकर अपना काम कीजिए, मैं गाड़ी चलाता हूँ। ओके। पटेल गाड़ी के पिछले भाग में बैठकर अपना हुलिया बदलने लगा। मेटाडोर सड़क पर दौड़ी जा रही थी। भीतर पटेल अपना रूप बदलने में व्यस्त था। दाढ़ी साफ करने के बाद उसने एक केमिकल से अपने बाल भूरे कर लिए। आंखों की पुतलियों पर नीले रंग के कॉन्टैक्ट लेंस चढ़ाने के बाद उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया। चेहरे पर नकली फ्रेंच कट दाढ़ी लगाने के बाद उसने अटैची से अपना सूट निकाल कर पहन लिया। अब मैं किसी कॉलेज का प्रोफेसर दिखाई देता हूँ। मैं तैयार हो चुका हूँ बाबू, तो मैं गाड़ी रोकता हूँ, आप आगे आ जाइए। गुड। अब आपको कोई नहीं पहचान सकता। मैंने न्यू कॉलोनी में एक फ्लैट प्रोफेसर भटनागर के नाम पर किराए पर दे दिया है और कॉलोनी में ये बात फैला दी है कि प्रोफेसर आज वहाँ पहुँच रहे हैं। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है बाबू। मैंने सब कुछ आप ही से सीखा है। ये लीजिए फ्लैट की चाबी और पता। आप वहाँ टैक्सी से जाएंगे। अब आपके इस रूप को मेरे अलावा कोई नहीं जानता। गिरोह के किसी भी सदस्य को आपको इस रूप के बारे में नहीं बताया जाएगा। न्यू कॉलोनी में स्थित फ्लैट के सामने हारून पटेल टैक्सी से उतरा तो कॉलोनी के निवासियों ने उसे प्रोफेसर समझकर उसका स्वागत किया। आप प्रोफेसर भटनागर हैं ना, यहाँ के नए किराएदार? हाँ, मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं इस कॉलोनी की वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। यहाँ के निवासियों की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक्स मिस्टर कुमार। उधर बम्बई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में पुलिस अधिकारियों की बैठक चल रही थी। एक इंस्पेक्टर और 5 सिपाहियों को मौत के घाट उतार कर एक अपराधी भाग निकला। ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है। किसी भी तरह हारून पटेल को तलाश किया जाए। मैं जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार देखना चाहता हूँ। उसकी तलाश शुरू कर दी गई है सर। बहुत जल्द ही वो कानून की पकड़ में होगा। कहाँ तलाश शुरू की है आपने और अब तक क्या सफलता मिली है? जंगल में मिली जीप और कटी हुई हथकड़ियों से सिद्ध हो जाता है कि पटेल बम्बई वापस आ गया है और शहर में ही कहीं छुपा हुआ है। उसकी तलाश में शहर की सारी पुलिस को लगा दिया गया है सर। गुड। लेकिन मैं जल्दी ही रिजल्ट चाहता हूँ। पटेल के सिर पर पहले 50,000 का इनाम था, अब वो रकम बढ़ाकर 1 लाख कर दो। अखबार में ऐलान कर दो कि पटेल को गिरफ्तार कराने में सहायक सिद्ध हुए व्यक्ति को नगद 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। ओके सर। अखबार में मोटे मोटे अक्षरों में ऐलान छपा दिया गया। 1 लाख रुपए। पुलिस मेरे सिर पर रखा इनाम बढ़ाती जा रही है, लेकिन हारून की मुखबरी करने का खतरा कोई मोल नहीं लेगा। और वैसे भी अब भला मुझे कौन पहचानेगा? ट्रेन ट्रेन। हेलो, प्रोफेसर भटनागर स्पीकिंग। प्रोफेसर साहब, मैं सिटी लाइब्रेरी से बोल रहा हूँ। ये बाबू का फ़ोन था। पटेल ने आवाज़ पहचान ली। अच्छा अच्छा, कहिए, मेरी किताब मिली या नहीं? मिल गई है। आप तुरंत लाइब्रेरी आकर अपनी किताब ले जाइए। उस किताब के लिए और भी लोग प्रतीक्षा में हैं। कुछ देर बाद पटेल फ्लैट से निकला और टैक्सी लेकर सिटी लाइब्रेरी की ओर रवाना हुआ। बाबू मुझसे लाइब्रेरी में मिलना चाहता है। सिटी लाइब्रेरी जाने से पहले उसने सावधानीवश टैक्सी को विभिन्न बाजारों में घुमाया। वो देखना चाहता था कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। जब किसी को मुझ पर शक ही नहीं तो पीछा क्या करेगा। अब सिटी लाइब्रेरी चलो। लाइब्रेरी में प्रविष्ट होकर उसने बाबू को तलाश करने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाई। बाबू भी मेकअप करके आया होगा। पटेल की नज़रें कोने में बैठे हुए एक पादरी से मिली। बाबू मेकअप करने में इसका भी जवाब नहीं है। बॉस आ गया है। पटेल ने पहले काउंटर पर जाकर एक उपन्यास लिया। विनय प्रभाकर का कोई उपन्यास दीजिए। ये लीजिए विनय प्रभाकर का उपन्यास 4 बीवियों का पति। बहुत ही धांसू उपन्यास है। फिर तो इसे पूरा पढ़कर ही लाइब्रेरी से जाऊंगा। उपन्यास लेकर वो सीधा बाबू की मेज पर जा बैठा। हेलो फादर। हेलो। दोनों ने दबे स्वर में बातें शुरू की। आज का अखबार देखा? हाँ, 1 लाख का इनाम बहुत होता है बॉस। आपके लिए यहाँ खतरा बहुत बढ़ गया है। सारे शहर की पुलिस शिकारी कुत्ते की तरह आपकी तलाश में है। मेरा विचार है आपको ये देश छोड़ देना चाहिए।
मैंने भी यही सोचा है, लेकिन ये देश छोड़ने से पहले मैं औद्योगिक क्षेत्र स्थित उस बैंक को लूटना चाहता हूँ जिसके स्ट्रांग रूम में हर समय कम से कम 1 करोड़ रुपए रहते हैं। उस बैंक को लूटने का मेरा सपना कितना पुराना है ये तो तुम जानते ही हो। मैं जानता हूँ बॉस, और मुझे खुशी होगी कि अगर हम 1 करोड़ रुपया लूटने में सफल हो जाएंगे, फिर हम दोनों ही हमेशा के लिए ये देश छोड़ देंगे। मैंने बैंक को लूटने की प्लानिंग कर ली है बाबू। अच्छा, क्या प्लानिंग की है? इस काम में हम दोनों में से कोई शामिल नहीं होगा। सारा काम गिरोह के सदस्य करेंगे। तुम उन तक केवल निर्देश पहुंचाओगे और मैं दूर रहकर उनके काम पर नज़र रखूंगा। फिर पटेल ने उसे अपनी योजना समझाई और अंत में कहा, इस काम के लिए हमें एक ऐसे ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी जो ऑटोमोबाइल्स ढोता हो। स्कूटर या कारें ढोने वाले ट्रकों के पीछे एक चौड़ा तख्ता होता है जिसके द्वारा गाड़ियां ट्रक में चढ़ाई जाती है। हमारे आदमियों की गाड़ी जब बैंक लूटकर चलेगी तो कुछ आगे जाकर उसे एक ऐसे ट्रक में चढ़ा दिया जाएगा। मैं समझ गया बॉस, ऐसे ट्रक का प्रबंध हो जाएगा। मैं राणा नाम के एक व्यक्ति को जानता हूँ। उसके पास अपना एक ही ट्रक है जिसे वो इंपीरियल ऑटोमोबाइल्स के लिए किराए पर चलाता है। राणा को मैं जाल में फंसा सकता हूँ। तुम खुद उससे ना मिलना, गिरोह के किसी आदमी के द्वारा ये काम कराओ। ओके बॉस, कल शाम तक राणा किसी भी तरह हमारे जाल में फंस जाएगा। गुड, अब पहले तुम यहाँ से उठकर चले जाओ, थोड़ी देर बाद मैं भी उठकर चला जाऊँगा। बाबू तुरंत ही उठकर चला गया। राणा हालांकि एक बड़े ट्रक का मालिक था, फिर भी वो लालची आदमी था। रुपया कमाने के लिए वो हर वक्त उतावला रहता था। इस तरह वो इंपीरियल ऑटोमोबाइल्स के सामने अपना ट्रक अनलोड करता रहता था। जल्दी करो भाई, मुझे घर जाना है। सड़क के दूसरी ओर एक व्यक्ति खड़ा था। वही राणा है। जब वो ट्रक लेकर चलेगा तब बात करूंगा। कुछ देर बाद जैसे ही राणा अपना खाली ट्रक लेकर वहां से चलने को हुआ, ए क्या बात है? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर ललित शर्मा हूँ। मिस्टर राणा, चुपचाप ट्रक चलाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। मुझसे? अच्छा ठीक है, कहकर उसने ट्रक स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। क्या बात है साहब, मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया। घबराओ नहीं राणा, तुमने कभी हारून पटेल का नाम सुना है? हाँ सुना तो है, वो बहुत बड़ा अपराधी है और उसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम है। हाँ, वास्तव में हम हारून पटेल को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा रहे हैं और मैं धोखे से उसके गिरोह में शामिल हो चुका हूँ। और ये समझ लो कि इस वक्त हारून पटेल ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरे पास क्यों? इसलिए कि पटेल को तुम्हारे ट्रक की ज़रूरत है। वो एक बैंक लूटना चाहता है और उसकी योजना ये है कि जब उसके साथी बैंक का रुपया लेकर अपनी कार से भागे तो तुम्हारा ट्रक किसी सुनसान स्थान पर खड़ा हो और फिर ट्रक का ढलानदार तख्ता जिसके द्वारा गाड़ी चढ़ती है खुला रहे। पटेल के साथी अपने गाड़ी तुम्हारे ट्रक में चढ़ा देंगे। मैं पहले से ही ट्रक के पास रहूँगा। गाड़ी चढ़ते ही मैं ट्रक का तख्ता उठाकर बंद कर दूँगा और तुम्हारे पास आ बैठूँगा और और बस फिर तुम ट्रक लेकर चल पड़ोगे। नहीं साहब, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। तुम गलत समझ रहे हो राणा। क्या गलत समझ रहा हूँ? यही कि तुम्हें पटेल का काम करना है। वास्तव में तुम पुलिस के लिए काम करोगे। पटेल का प्लान ये है कि पुलिस को उस गाड़ी की तलाश होगी जिसमें डाकुओं को भागते देखा जाएगा। इसलिए वो गाड़ी तुम्हारे ट्रक में छुपना चाहता है। इसलिए वो गाड़ी तुम्हारे ट्रक में छुपाना चाहता है। उसकी प्लानिंग के अनुसार तुम्हें उस गाड़ी को शहर से बाहर ले जाकर अपने ट्रक से उतार देना है। लेकिन क्या साहब? लेकिन हमारी यानी पुलिस की प्लानिंग ये है कि जब पटेल अपने साथियों के साथ गाड़ी लेकर तुम्हारे ट्रक में घुस जाएगा और मैं ट्रक का पिछला भाग बंद कर दूंगा, तुम गाड़ी लेकर शहर से बाहर नहीं जाओगे बल्कि सीधे पुलिस हेडक्वार्टर जाओगे जहां पटेल और उसके साथी को चूहेदान में फंसे चूहों की तरह दबोच लिया जाएगा। आपकी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है साहब, लेकिन इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा? पटेल के सिर पर जो 1 लाख रुपए का इनाम है वो तुम्हें मिलेगा राणा, और इसके साथ ही तुम कानून की मदद करोगे जिसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। 1 लाख की कल्पना ने राणा को सुपरमैन बना दिया। ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ। गुड, तो तुम कल ठीक 2 बजे औद्योगिक क्षेत्र में जो बड़ा बैंक है
उसके आगे वाली लेन में अपना ट्रक लेकर पहुंच जाना। वो लेन सुनसान रहती है। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, लेकिन याद रहे 2 बजे से जरा भी देर ना हो। उसी रात हारून पटेल और बाबू समुद्र के किनारे फिर मिले। बाबू इस वक्त दूसरे मेकअप में था। क्या रहा बाबू, सब ठीक काम हो गया है। ललित ने खुद को इंस्पेक्टर बताकर राणा को फंसा लिया है। कल ठीक 2 बजे वो ट्रक लेकर पहुंच जाएगा। गुड। काम पूरा होने के बाद राणा को गोली मार देना। ये तो करना ही होगा। ललित के अतिरिक्त गिरोह के 8 आदमी अपना काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे लिए आपका क्या आदेश है? तुम कल सुबह से ही राणा के पीछे लग जाना और जब तक वो ट्रक लेकर पहुंच नहीं जाता उस पर नज़र रखना। मैं कोई भी पहलू नज़रअंदाज नहीं करना चाहता। ठीक है बॉस, लेकिन आप इस बीच कहाँ रहोगे? मैंने किराए पर एक कार प्राप्त कर ली है। बैंक में वारदात के समय मैं अपनी कार में बैंक के निकट ही रहूँगा और केवल इमरजेंसी की स्थिति में ही कुछ करूँगा, वरना शरीफ नागरिकों की तरह अपनी कार में बैठा देखता रहूँगा। फिर उसने बाबू को अपनी कार का नंबर और मॉडल भी बता दिया। अब आप निश्चिंत हो जाइए। हमारी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त है कि उसके फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कल दोपहर बाद हम 1 करोड़ के मालिक होंगे और शाम से पहले ही सारी दौलत लेकर समुद्र के रास्ते ये देश हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तो अब यहाँ से वापस चलते हैं। उम्मीद है कल हम जब मिलेंगे तो करोड़पति होंगे। हाँ, और तुम ललित को अच्छी तरह समझा देना कि उसे ट्रक लेकर कहाँ पहुँचना है और उससे कहना कि वो हर तरह के हथियार, मेरा मतलब है कि पूरी पूरी तैयारी के साथ जाएं। इस बातचीत के बाद दोनों वापस चल दिए। राणा अपना ट्रक लेकर औद्योगिक क्षेत्र की ओर रवाना हुआ। 2 बजे तक आराम से पहुंच जाऊंगा। आज तो मेरी 1 लाख की लॉटरी निकलने वाली है। याहू याहू। फिर लेकिन एक मोड़ पर घूमते हुए, ओए, ये क्लच कुछ गड़बड़ कर रहा है। सत्यानाश, इसे भी अभी फ्लैट होना था। एक वर्कशॉप के सामने उसे ट्रक रोकना पड़ा। ओए मिस्त्री बाबू, जरा क्लच चेक कर दे जल्दी। आया जी। काम कुछ ज़्यादा ही निकल आया। जल्दी कर भाई, मुझे 2 बजे कहीं पहुंचना है। 10 मिनट और लगेंगे। 10 मिनट बाद वो ट्रक लेकर निकला। अगर 2 बजे पहुंचना है तो गाड़ी तेज चलानी होगी। एक चौराहे पर पहुंचते ही रेड लाइट हो गई। निकल ही चलता हूँ वरना पहुंचने में देर हो जाएगी। ट्रैफिक नियमों का ये उल्लंघन करते उसे ट्रैफिक पेट्रोल जीप ने देखा गया और अगले पल जीप ट्रक के पीछे लग गई। राणा ने सायरन सुना और बैक व्यू मिरर में जीप को देखा। सत्यानाश, पुलिस पीछे लग गई है। अब तो रुकना ही होगा। मैं तो कानून की मदद करने जा रहा हूँ, उनको भी बता दूंगा। उसने ट्रक रोक दिया और नीचे उतरा। अपना लाइसेंस दिखाओ। नाराज ना होइए साहब, जरा इधर आकर हमारी बात सुन लीजिए। ट्रक की ओट में ले जाकर उसने इंस्पेक्टर को सच्चाई बताई और फिर बोला, हम तो कानून की मदद ही करने जा रहे हैं साहब। सीआईडी इंस्पेक्टर ललित शर्मा ने हमें ठीक 2 बजे पहुंचने को कहा था, इसलिए सिग्नल तोड़ दिया। इसकी बातें विश्वास करने योग्य नहीं है, या फिर ये कोई और ही चक्कर है। इंस्पेक्टर को विश्वास नहीं आया, इसलिए उसने वायरलेस पर सीआईडी ऑफिस संपर्क किया। कुछ ही देर बाद में सीआईडी के 2 अधिकारी वहां पहुंच गए। उनको भी राणा ने वही कहानी सुनाई। ललित शर्मा नामक कोई इंस्पेक्टर हमारी सीआईडी में नहीं है। तुम्हें किसी ने मूर्ख बनाया है राणा। लेकिन क्यों? तुम्हारे क्यों का एक ही जवाब है हारून। पटेल ने चालाकी से तुम्हें अपने जालों में फंसा लिया है। वो तुम्हारी मदद से बैंक लूटकर फरार होना चाहता है, लेकिन अब वो सफल नहीं हो सकेगा। असल में अब तुम सीआईडी के लिए काम करोगे। क्या करना होगा साहब? कुछ देर तक राणा को समझाने के बाद बैंक के चारों ओर सीआईडी का घेरा होगा। तुम ये रुमाल अपने ट्रक के डैशबोर्ड में रख लो। इस पर बेहोश करने वाली दवाई लगी है। डाकुओं की गाड़ी जब ट्रक में चढ़ जाए और ललित पिछला हिस्सा बंद करके तुम बराबर में आकर बैठे हो, तो तुम ये रुमाल उसे सुंघा देना। वो बेहोश हो जाएगा। इस बीच पुलिस वहां पहुंच जाएगी। लेकिन साहब, आप डाकुओं को डाका डालते समय बैंक में क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते? इसकी ज़रूरत नहीं है।
जब पटेल खुद ही चूहेदान में फंस रहा है तो हंगामा क्यों करें। उधर पटेल के 4 साथी एक सुनसान सड़क पर बैंक की गाड़ी की प्रतीक्षा में थे। कुछ ही देर में वैन यहाँ से गुजरेगी। इस वक्त वहाँ बैंक के हेड ऑफिस से आती है और उसमें कैश नहीं होता, इसलिए उसके गार्ड सतर्क नहीं रहते। फिर तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कुछ ही देर में वैन दूर से आती नजर आई तो एक व्यक्ति ने सड़क के बीच में पहुंच गया। वैन रुक गई। क्या बात है, कुछ पूछना था आपसे, कहकर अचानक तड़ाक उफ। अगले ही पल तुम दोनों चुपचाप नीचे उतर जाओ। सुनो, अगर तुम ये समझ रहे हो कि गाड़ी में कैश है तो तुम्हारे विचार गलत हैं। कैश तो हम लेने जा रहे हैं। बकवास बंद करो और नीचे उतरो। ठीक है। फिर अवशेष तीनों बदमाश में निकट आ गए और फिर ताड़ ताड़ तीनों बेहोश व्यक्तियों को उठाकर झाड़ियों में लाया गया और तीनों बदमाशों ने उनके कपड़े उतार कर स्वयं पहन लिए। हम तीनों वैन लेकर जा रहे हैं। तुम इन तीनों के हाथ पांव बांध दो और मुंह में कपड़ा ठूस दो ताकि होश में आने के बाद भी ये शोर ना मचा सके। और इनका पहरा जरा होशियारी से देना। तुम लोग चिंता ना करो। वो तीनों बैंक कर्मचारियों के लिबास में वैन लेकर चल दिए। उधर पटेल बैंक के सामने सड़क के किनारे अपनी गाड़ी में बैठा था। मेरे आदमी आते ही होंगे। कुछ ही देर बाद चार व्यक्ति बैंक की सीढ़ियाँ चढ़ते नजर आए। आ गए। बैंक बंद होने का समय हो रहा था, इसलिए भीतर एक आध ही ग्राहक थे। वो 4 सीधे मैनेजर के केबिन की ओर गए। आइए, हम अपनी कंपनी का अकाउंट आपके बैंक में खोलना चाहते हैं। आइए। मैनेजर ने उन्हें सम्मानपूर्वक बिठाया। आप लोग काफ़ी लेट आए हैं, बैंक बंद होने का समय हो रहा है। फिर भी मैं आपको अपने बैंक के नियम बता दूं। पहले मैं बैंक बंद करा दूं। ठीक है। मैनेजर ने इंटरकॉम उठाया। 2 बज रहे हैं, बैंक का गेट बंद कर दिया जाए। यस सर। दरबान ने सीसी का गेट बंद करके क्लोज्ड की तख्ती लगा दी और पर्दा खींच दिया। मैनेजर के केबिन में, हाँ तो आप किस कंपनी से संबंध रखते हैं? इससे। ये क्या है? शेष तीनों ने भी पिस्तौल निकाल लिए। आवाज़ बिल्कुल ना निकालना मैनेजर, वरना गोली चल जाएगी। उठकर हमारे साथ चलो। मैनेजर को वो बाहर लेकर आए। डाकू, ओए! लेकिन अगले ही पल धाए गुंडे की पिस्तौल में साइलेंसर फिट था। किसी ने भी शोर मचाने की कोशिश की या और कोई चालाकी दिखाई तो उसका अंजाम भी यही होगा। सब अपने हाथ ऊपर उठा लो। सबने आदेश का पालन किया। मैनेजर बैंक में मौजूद सारा कैश निकलवाओ, जल्दी। तभी बैंक के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। दरवाज़ा खोल दो, ये अपने साथी हैं। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सब ठीक है ना? हाँ। दरवाज़ा बंद कर दो। बाहर किसी को संदेह भी नहीं हुआ कि बैंक के भीतर डाका पड़ रहा है। सारे टेलीफोन बेकार कर दो और कैश बॉक्सों में भर दो। इधर ललित राणा की प्रतीक्षा में बेचैनी से टहल रहा था। क्या हो गया उसे? 2:05 हो चुके हैं। कहाँ मर गया? तभी राणा का ट्रक लेन में प्रविष्ट हुआ। आ गया। माफ़ करना साहब, थोड़ी देर हो गई, वो साला क्लच धोखा दे गया था। अच्छा ठीक है, तुम ट्रक का पिछला तख्ता खोल दो। राणा ने आदेश का पालन किया। आने दे बच्चू, अपने पटेल को आज नहीं बच सकेगा। बस अब तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो। उधर डाकुओं ने सारा कैश बक्सों में भर लिया था। पहले दोनों बक्से वैन में पहुंचाओ। वैन लाने वाले गुंडों ने बक्स उठाया। पटेल ने अपने आदमियों को बक्से वैन में लादते देखा। सब काम ठीक हो रहा है। बैंक के भीतर, अब तुम लोग कान खोलकर सुन लो। हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक आदमी बैंक के बाहर मौजूद रहेगा। अगर हमारे जाने के 10 मिनट बाद तक तुमने बैंक का दरवाज़ा खोला या शोर मचाया तो बाहर खड़ा हमारा आदमी एक एक बम इस बैंक पर फेंक देगा और तुम सब मारे जाओगे, समझिए? फिर वो चारों भी बैंक से बाहर निकल गए और वैन में सवार हो गए। काम हो गया। वैन तेजी से रवाना हुई। अब मैं भी चलता हूँ। उधर जैसे ही पटेल गाड़ी स्टार्ट करने लगा, अरे कौन है? मैं हूँ बॉस बाबू।
तुम यहाँ कैसे? सब गड़बड़ हो गई है बॉस। राणा सीआईडी और पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और अब वो जो कुछ करेगा उसकी प्लानिंग के अंतर्गत करेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाबू की बातें सुनकर पटेल का दिल बैठने लगा। ओह बाबू, हमें कुछ करना होगा। हमें ट्रक में चढ़ने से रोकना होगा। पटेल ने गाड़ी स्टार्ट करके घुमाई और वैन के पीछे रवाना कर दी। उधर वैन 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 लेन में प्रविष्ट हो चुकी थी। आकर ट्रक में चढ़ गई। ललित ने तुरंत तख्ता उठाकर बंद किया। तभी लेन में पटेल की कार प्रविष्ट हुई। ललित तख्ता बंद कर रहा है, यानी वैन वैन चढ़ चुकी है। उसे रोकना होगा। ठहरो। ललित ने आवाज़ सुनकर कार की ओर देखा, लेकिन पटेल और बाबू दोनों ही अपने असली रूप में नहीं थे, इसलिए वह पहचान ना सका। कौन है ये? क्या पुलिस? और वो तख्ता बंद करके ट्रक में चढ़ने के लिए भागा। उसे रोको बॉस, उल्लू के पट्टे ने हमें पहचाना नहीं है। पटेल ने जेब से रिवॉल्वर निकाला। ट्रक का टायर ब्रस्ट कर दो। ललित ने ट्रक में चढ़ने से पहले एक बार पलट कर देखा। रिवॉल्वर? ये अवश्य पुलिस वाले हैं। अतः उसने जेब से हथगोला निकालकर दांत से उसकी सेफ्टी मैच हटाया और पटेल और बाबू के कुछ समझने से पहले ही उसने गोला कार की ओर उछाल दिया। कार के साथ हारून पटेल और बाबू के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक उसी समय दूसरी ओर से लेन में पुलिस की गाड़ियां प्रविष्ट हुई। धाएं। आह। कुछ देर बाद कमिश्नर के ऑफिस में एक अधिकारी रिपोर्ट दे रहा था। हारून पटेल और उसका पूरा गिरोह समाप्त हो चुका है सर। पटेल की कार पर उसके साथी ने बम मारकर गिरा दिया, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि उसने ऐसा क्यों किया। जो कुछ भी हुआ बुरा नहीं हुआ। पटेल समाप्त हो गया है, इसके साथी पकड़े जा चुके हैं। हमारे लिए खुशी की बात है। मैं ट्रक ड्राइवर राणा को 1 लाख रुपए का इनाम दिलाने का प्रबंध करता हूँ। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार एक खतरनाक और चालाक अपराधी अपने ही चालाक का शिकार होकर अंजाम तक पहुंचा। इसलिए कहते हैं पापी और अपराधी का अंजाम हमेशा खराब होता है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं समाप्त होती है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।